गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 22 नवंबर और आज का हम लोग एडिटेरिया के अंतर्गत बिहार स्पेशल में देखेंगे वन एवं वन्य जीव। आपको यहाँ पर ये भी बता दें, आज जो है बिहार ज्योग्राफी वो खत्म हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो उद्योग और आपको जितने भी उत्पाद है ये सब आते हैं, उसको जो है हम लोग करेंगे बिहार की अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि एडिटेरिया ने उद्योग और उत्पाद ये सब बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा है और साथ ही साथ जो जनसंख्या है बिहार की उसको अलग से जो है हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन एवं वन्य जीव के बारे में बिहार से संदर्भित। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जब हम वर्षन पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की बारिश होती है, कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। तो इससे भी आप ये जो है पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर जो है आर्द्र पर्णपाती वन होगा 120 सेंटीमीटर से अधिक। दैट मीन्स कि बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम बंग, चंपारण और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाएगा। इस क्षेत्रों में ही बारिश ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है। इन वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि की झाड़ियां भी पाई जाती है बिहार में। अगला जो वन है वो है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पर वन कितने हैं, किस क्षेत्र में सघन वन है, किस क्षेत्र में जो है अति सघन वन है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले जो है हम लोग बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क वो एक है और 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो जो एक वन राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। इसको बार बार पूछा भी गया है बिहार के विभिन्न एग्जामों में। ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी चंपारण में जो है अवस्थित है। यह बिहार की का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण क्षेत्र जो है वाल्मीकि नगर क्षेत्र ही है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो जितने भी 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले कि हम आपको जो है ये बताएं, ये भी आप लोग जान लें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1990 में होती है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का। और ये लगभग जो है 334 वर्ग
किलोमीटर में फैला है। खासकर इसकी स्थापना आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो है आपको बाघ, चूंकि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य भी है, यहाँ बाघ, गैंडा, काला हिरण, काला भालू और तेंदुआ, ये सब जो है जीव पाए जाते हैं। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 12 है, उसमें पहला है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर जिले में अवस्थित है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ जो है यहाँ के प्रमुख जीव हैं। और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो है चारागाह और जंगली दोनों प्रकार के वायोम हैं। चारागाह और जंगली या जंगल, इस तरह के दोनों प्रकार के बायोम मिलते हैं और 1976 में इसकी स्थापना होता है। अगला है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये गया जिले में है और इसकी स्थापना जो है 1976 में होती है और ये 138 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये पहले जो है एक निजी शिकारी अभ्यारण्य था, एक निजी शिकारी अभ्यारण्य था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य और कांवर झील पक्षी विहार भी इसी के अंतर्गत आता है और इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये कहाँ पर है तो बेगूसराय में अवस्थित है और ये 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरिया पक्षी जो है यहाँ पर ठंड के समय में आता है और साथ ही साथ मंगोलियन पक्षी ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है ठंड के समय में। और रामसर सूची में शामिल होने वाला जो है बिहार का यह प्रथम आर्द्र भूमि है, इसको कि 2020 में शामिल किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना जो है 1987 ईस्वी में होती है और जो है इसमें जितने भी पक्षियां हैं उसमें से ग्रेटर एडजुटेंट ये प्रमुख हैं। उसके बाद जो है ईगल और सारस क्रेन ये सब प्रजातियों के पक्षी भी देखने को मिलती है। अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये रोहतास कैमूर में है और ये करीब 1504.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बंगाल टाइगर, उसके बाद भारतीय तेंदुए, भालू और 4 सींग वाला मृग आदि के लिए फेमस है। ये इसलिए भी हम इसको जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है क्योंकि अब अगला जो बाघ जीव अभ्यारण्य है वो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में ही स्थापित किया जा रहा है। अगला है नागी बांध पक्षी विहार, ये जमुई में है और ये 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में होती है। अगला है नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जमुई जिला में है और ये 3.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो है बिहार के किस अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो नागी और नकटी अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया है 2024 में। अगला है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नालंदा में है। और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और 1978 में जो है इसकी स्थापना होती है और ये करीब 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। महत्वपूर्ण जितने वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका आप लोग ईस्वी भी याद रखेंगे और साथ ही साथ ये कहाँ है और कितने क्षेत्रफल में बटा हुआ है। लेकिन अन्य जितने हैं वो सिर्फ आप नाम याद रखेंगे कि किस जिले में है, तो आपका जो है आप प्रश्न कर पाएंगे। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये नवादा में है। कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य ये दरभंगा में है और ये भी साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। अब इसके बारे में जान लें। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1978 में इसकी जो है स्थापना होती है। वहीं पर रजौली जो है रजौली की बात करें तो ये जो है बाद में स्थापित होती है, जबकि कुशेश्वर जो है 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। वहीं पर इम्पोर्टेंट है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये जो है भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, इसलिए भी ये जो है प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसके बारे में आपको बता दें, ये जो है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भागलपुर में है और 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक जो है ये फैला है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी। 1991 में पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जीव भी जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है बरेल सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली में और ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है बिहार का। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि पहले ऊपर बता चुके हैं कि वन्य स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे किस जिले में कितने वन्य है। तो बिहार वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, हालांकि ये जो है भारत वन्य सर्वेक्षण द्वारा ये जारी किया जाता है और अलग अलग स्टेट का। तो भारत और बिहार में वन्य स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों में जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ था जो है, और 1988 से ये रेगुलर हो गया था। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये 17वीं रिपोर्ट है। और 2021 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उसकी एक खासियत थी कि इस बार जो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 का प्रयोग आंकड़ों को संग्रहण करने में किया गया था। बिहार में वन आवरण की बात करें तो 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84 है। यहाँ वन आवरण की बात हो रही है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि
0.03% अधिक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में विभिन्न जिलों का क्रमवार। पहले हम लोग पूरा वनावरण और वृक्षावरण देख लेते हैं। तो वनावरण जैसा कि अभी बता चुके हैं 7.84% है, और वृक्षावरण जो है ये 2.48% है। वनावरण दैट मीन्स कि इसको एक तरह से कहें प्राकृतिक रूप से जंगल, और वृक्षावरण जो कि मनुष्य द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी के तहत। तो टोटल अगर जो वनावरण एवं वृक्षावरण देखें तो टोटल जो बिहार में 10.32% है, जबकि रहना कितना चाहिए 33% जो है रहना चाहिए ये पूरे किसी भी भूभाग का 1/, जो है 33%। अगला जो है मतलब जितना भी कुल भूभाग है उसका 33%। अगला जिलावार देखें तो जिलों में जो है सबसे ज्यादा वन आवरण है क्षेत्रफल के अनुसार, ये कैमूर में है सबसे ज्यादा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास, सबसे कम शेखपुरा में, फिर अरवल में, फिर जहानाबाद में। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। वहीं पर जिलों का वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी कैमूर जो है ज्यादा है, जबकि जमुई दूसरे स्थान पे, नवादा तीसरे स्थान पे। सबसे कम में शेखपुरा, बक्सर और सिवान के जो है आता है। वहीं पर वन आवरण में वृद्धि और नुकसान की बात करें तो वन आवरण में वृद्धि में बांका सबसे ज्यादा रहा है, जमुई उसके बाद गया, और नुकसान में कैमूर सबसे ज्यादा, उसके बाद सुपौल, उसके बाद रोहतास का रहा है। अन्य बिंदुओं पर बात करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि 796.12 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में फैला है। कुल टाइगर रिजर्व का जो है इसमें करीब 85.71% जो है ये है। बिहार में वृक्षावरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2341 किलोमीटर क्षेत्र का वृक्षावरण है, जो राज्य की कुल भौगोलिक का 2.48% है। यहाँ वृक्षावरण की बात हो रही है, पहले हम लोग वनावरण की बात बताए थे। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे हम लोग देखते हैं सघन वन और अति सघन वन के बारे में। तो अति सघन वन 70% जो है अधिक शिखर सघनता है, और ये जो 2021 के अनुसार ये 4.5% क्षेत्र में बिहार के है, जबकि मध्यम सघन वन ये 44.5% में है, और खुले वन 51% में है। तो खुले वन जो है बिहार में ज्यादा है, ये भी याद रखेंगे। वहीं जिलों के बार सघन जिलेवार जो है सघन और घने वन को देखें तो बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, जबकि मध्यम रूप से घने वन ये भी पश्चिमी चंपारण में, और खुले वन कैमूर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं 2019 और 2021 वन आवरण की तुलना करें तो बहुत घने वन जो है 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर था, और वर्तमान में भी 2021 के अनुसार 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन इसमें जो है वृद्धि हमको देखने को मिलता है कि 2019 में ये 32.50 वर्ग किलोमीटर था, और वर्तमान में 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन की बात करें तो इसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, 3693 वर्ग किलोमीटर 2019 में था, और वर्तमान में 3762 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है जितना भी वन आवरण और वन क्षेत्र था, वन आवरण से संबंधित सघन और मध्यम घने वन और खुले वन उसके बारे में था। अब वनों से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम लोग देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार 2019 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कराए गए गणना के अनुसार बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का जो है
13,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भूभाग का 14.75% है। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है और ये एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है। ये भी ध्यान में रखेंगे और ये पूछा भी गया है। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना में स्थित है, ये भी पूछा गया है। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 54 हो गई है, जबकि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ये 31 थी। तो इस तरह बाघों की संख्या भी जो है में बढ़ोतरी बिहार में हुई है। अब हम लोग जो है जल्दी से बिहार में आपदा प्रबंधन देख लेते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन की बात करें तो मुख्य आपदा बिहार की बाढ़ है, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद इसके अतिरिक्त सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसे आपदाएं जो है बिहार में आता जो है प्रत्येक साल इस आपदा से जो है नागरिकों और माल जाल की हानि होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में जो है तड़के से इससे भी हानि बिहार में बहुत ज़्यादा पहुंचती है अन्य राज्यों के बनस्पत, तो इसको भी आपदा के रूप में अब देखा जाता है। बाढ़ की बात करें तो बिहार के 38 जिलों में 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तरी बिहार में देखा जाता है और बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले की बात करें तो इसमें 15 जिले आते हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार आता है और ये सारे के सारे उत्तरी बिहार में आते हैं। कम बाढ़ वाले में पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा आता है। बाढ़ आने के प्रमुख कारण की बात करें बिहार में तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह अत्यधिक वर्षा होना है बाढ़ आने का कारण बिहार में। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव भी जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण है और तटबंधों का टूटना और जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार जो है ये भी बाढ़ आने का कारण है। और एक जो है महत्वपूर्ण कारण जो कि यहाँ पे नहीं है वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, विभिन्न नदियों में गाद का बन जाना। विभिन्न नदियों की जो जल स्तर है उसमें मिट्टी भरा हो चुका है और ये मिट्टी भरा जो है गंगा नदी और विभिन्न नदियों पर बने डैम के कारण भी हो रहा है। यही कारण है कि बिहार सरकार हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी पर डैम बना हुआ है उसको हटाने की बात कह रहा था। आगे देखते हैं सूखा की बात करें तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखे की स्थिति भी बिहार में उत्पन्न होती है और बिहार में लगभग 20% क्षेत्र पे सूखा प्रभावित है। सूखा प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि जिले सूखा प्रभावित क्षेत्र रहते हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति, टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग और नहरों का निर्माण जो है आवश्यक है। वहीं भूकंप की बात करें तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावनाओं के आधार पर जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 की बात करें तो जोन 5 जो है अधिक पर्वत
प्रबल भूकंप वाला क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र जो है बिहार के किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है। वहीं पर जोन 4 की बात करें तो ये मध्यम प्रबलता वाला क्षेत्र होता है और ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, शिवहर, सिवान जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जोन 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर जिले आते हैं। वहीं चक्रवात की बात करें तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तट पर नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण जब चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में जो है उत्पन्न होता है तो बिहार भी चक्रवात जैसे आपदाओं से प्रभावित होता है। और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात में पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें प्रभावित होते हैं। और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसमें किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया जिले हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। वहीं पर जो है एक और महत्वपूर्ण तथ्य है आपदा प्रबंधन से कि आपदा प्रबंधन से संबंधित एक फ्रेमवर्क हुआ था जापान में, ये है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये सेंडाई फ्रेमवर्क मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरी संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था सेंडाई शहर जापान में। और इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 7 प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क पर को अपनाया या सिग्नेचर किया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने कि सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजनाओं को जो है लागू किया है। तो ये था आपदा प्रबंधन से संबंधित। आज जो है आपको बिहार स्पेशल ज्योग्राफी खत्म होता है और कुछ बुक में जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत उद्योग, खनिज और उत्पाद विभिन्न रखा जाता है। एडिटेरिया ने इसको इकोनॉमी के अंतर्गत रखा है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।